Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 3 and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 51 to question number 75. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप इंश्योरेंस पढ़ना चाहते हैं और इंश्योरेंस के पास्ट ईयर के पेपर जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंश्योरेंस सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पूरा कवर किया गया है 50 प्लस वीडियोस में, तो आप देखना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं इंश्योरेंस मॉक टेस्ट पार्ट 3। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस parties to the contract must have disclosed and material facts known to them। सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से किस प्रिंसिपल में ये बात कही गई है कि जो इंश्योरेंस में पार्टीज होती है ना, इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती है, एक होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड। तो पार्टीज अपने बीच में कोई भी बात छुपाए नहीं, सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करे। ये किस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ये बात कही गई है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडेमनिटी, दूसरा ऑप्शन अटमोस्ट गुड फेथ, तीसरा ऑप्शन सब्रोगेशन, चौथा ऑप्शन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, इंश्योरर इंश्योर्ड पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, और इंश्योर्ड इंश्योरर पे भरोसा करता है और विश्वास करता है कि दोनों एक दूसरों को सही सही मटेरियल फैक्ट बता रहे हैं। जो इंश्योरर होगा वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा और जो इंश्योर्ड होगा वो सारे के सारे डिटेल्स बताएगा, एकदम सही सही जानकारी देगा, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जानकारी पूछी गई इंश्योरर द्वारा। ठीक है, तो ये आता है अटमोस्ट गुड फेथ की कंडीशन में। ठीक है, इस प्रिंसिपल में आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन कैन इंश्योर, एक व्यक्ति, एक इंसान किसको इंश्योर कर सकता है? पहला ऑप्शन एनीबडीज प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी को। दूसरा ऑप्शन only his own property, तीसरा ऑप्शन only that property in which he is interested, और चौथा only that property in which he has financial interest। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है जिसका मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पर्सन कैन इंश्योर, option D is the correct answer, only that property in which he has financial interest या insurable interest। option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन है हमारा, in marine insurance the insured must have insurable interest at the time। इन्होंने सवाल पूछा है कि मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है, जो एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने गया है, इंश्योरेंस करवाने गया है, इंश्योर्ड, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होता है? ठीक है, एट द टाइम व्हेन पॉलिसी इज टेकन, ऑप्शन ए। दूसरा व्हेन द इवेंट हैपेंस, तीसरा व्हेन पॉलिसी इज टेकन एज वेल एज व्हेन इवेंट हैपेंस, और चौथा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए ए तो हो नहीं सकता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पॉलिसी लेने जब जाए तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस मोमेंट पे होना है जब कोई इवेंट ऑकर होता है। ठीक है, तो जब पहला नहीं होगा तो तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। ये बुक्स में गाइडलाइंस जो लिखी गई हैं उसके हिसाब से मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसका होना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है व्हेन द पॉलिसी इज टेकन एज वेल एज व्हेन द इवेंट हैपेंस। तो जब पॉलिसी लिया जाता है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इवेंट ऑकर करता है तब इनका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना वो होना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज प्रॉपर्टी वर्थ ₹10,000 अगेंस्ट अ फायर फॉर 8,000 ओनली। देखिए, अंडर इंश्योरेंस
जिसे एवरेज इंश्योरेंस भी कंसिडर किया जाता है, उसका केस है। एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है 10,000 रुपए की और उसने इंश्योरेंस करवाया 8,000 वैल्यू का, मतलब 80% वैल्यू का उसने इंश्योरेंस कराया, प्रॉपर्टी की 80% वैल्यू का उसने इंश्योरेंस लिया। उसका जो एक्चुअल लॉस हुआ 5,000 रुपीज एंड देयर इज एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। देखिए एवरेज क्लॉज का मतलब अंडर इंश्योरेंस क्लॉज इन द पॉलिसी ही क्लेम्स, इस क्लेम इज, तो उसका क्लेम कितना होगा, तो देखिए जितने की प्रॉपर्टी उसका 80% इंश्योर्ड कराया, तो जितना लॉस हुआ उसका आपको 80% ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है, जितना लॉस होगा उसका कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसका भी 80% मिलेगा। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10,000, दूसरा ऑप्शन 8,000, तीसरा ऑप्शन 5,000 और चौथा ऑप्शन 4,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 4,000 रुपीज। ठीक है, आप समझ गए होंगे एवरेज क्लॉज क्या होता है, ठीक है, या अंडर इंश्योरेंस क्या होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। ठीक है, जो प्रिंसिपल है ना कॉजा प्रॉक्सिमा, उसके हिसाब से द अश्योर्ड कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरर। जो अश्योर्ड है वो किस वक्त, किस समय, किस कंडीशन पे इंश्योरर से अपना लॉस रिकवर करवा सकता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इफ इट इज प्रॉक्सिमेटली कॉज्ड बाय एनी ऑफ द पेरिल्स इंश्योर्ड अगेंस्ट। दूसरा, इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रिमोट कॉज। तीसरा, इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी रीजन व्हाटसोएवर, और चौथा, ऑल ऑफ दीज। देखिए तीसरा गलत है तो चौथा भी गलत हो जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो किसी भी रीजन से नुकसान होगा तो आप तो कॉम्पनसेशन ले नहीं सकते, इंडेमनिफिकेशन करवा नहीं सकते, इंश्योरर कभी नहीं देगा। ठीक है, मान लीजिए आपने फायर इंश्योरेंस कराया और सामान हो गया चोरी, तो क्या आपको कॉम्पनसेशन, इंडेमनिफिकेशन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि कॉजा प्रॉक्सिमा के हिसाब से जो अश्योर्ड है वो अपने लॉस को रिकवर करवाने के लिए जो क्लेम करेगा इंश्योरर से, वो किस सिचुएशन में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रिमोट कॉज। अगर वो किसी भी रिमोट कॉज द्वारा होता है तो उसे क्लेम मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन रिमोट कॉज का मतलब फायर इंश्योरेंस बोला गया, और अगर नुकसान किसी भी रीजन से फायर से हुआ तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। चाहे आपके पड़ोसी ने आग लगा दिया हो, आपके एम्प्लॉय ने आग लगा दिया हो, वो दैट इज सेकेंडरी, लेकिन रिमोट कॉज फायर था ना, तो आपको फायर से क्लेम मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू। ठीक है, सब्रोगेशन कहां अप्लाई होता है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, सब्रोगेशन का मतलब समझिएगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कहां से कहां ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो इंश्योर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचा है, वहां से इंश्योरर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तभी इंश्योरर आपको पैसा देगा ना, ऐसे काहे देगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू, पहला ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस ओनली, तीसरा मैरीन इंश्योरेंस ओनली, और चौथा फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू ऑप्शन डी, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में भी नुकसान पे आपको, जो अगर कोई मशीनें जल गई तो जो जली हुई मशीन है उसको इंश्योरर उठा के ले जाएगा। ठीक है, कोई कार है वो जल गई तो इंश्योरर कार ले जाएगा उसके बाद। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सब्रोगेशन इसी को कहते हैं। मैरीन इंश्योरेंस में क्या हुआ कि मैरीन इंश्योरेंस में अगर मान लीजिए मॉइस्चर की वजह से कोई सामान खराब हो गया, समुद्र के रास्ते जाना है तो मॉइस्चर से अगर सामान खराब हो गया तो जो इंश्योरर है उसको ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप, और वो आपको क्या करेगा, इंडेमनीफाई। ठीक है, जो कॉम्पनसेशन देते हैं ना उसको इंडेमनिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अप्लाइज व्हेन। सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो किस समय अप्लाई किया जाएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, देयर आर 2 और मोर इंश्योरेंस ऑन द सेम रिस्क। दूसरा, द इंश्योर्ड डज नॉट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिटिगेट द लॉस। मिटिगेट द लॉस का मतलब होता है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। अगर मिटिगेशन ऑफ लॉस आपने नहीं किया तो कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा। अगर लॉस ऑकरेंस है, मतलब आपकी बिल्डिंग है और आपने फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा, तो और अगर आग लगी तो भैया पूरा बिल्डिंग जल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो जब आग शुरू होती है तभी आप फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा करके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो या लॉस होने से पूरा रोक सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन ऑफ लॉस।
तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला है द इंश्योर्ड डज नॉट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिटिगेट द लॉस। तीसरा कह रहे हैं द इंश्योर्ड इंश्योर्स द सेम रिस्क पार्टली विद द अदर इंश्योरर, और चौथा कह रहे हैं द प्रीमियम इज नॉट पेड बाय द इंश्योर्ड। तो देखिए ये तो गलत है। ऑप्शन सी क्यों गलत है मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए द इंश्योर्ड इंश्योर्स, जो इंश्योर्ड है ना उसने इंश्योरेंस करवा रखा है सेम रिस्क का पार्टली विद द अदर इंश्योरर। तो जो अदर इंश्योरर से आपने पार्टली इंश्योरेंस कराया तो प्रोपोर्शनेटली पेमेंट हो जाएगा, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, बी भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, देयर आर टू और मोर इंश्योरेंस ऑन द सेम रिस्क, तब वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग इंश्योरर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है हमारा सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी इज द अमाउंट पेबल बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन व्हेन। सरेंडर वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का वो अमाउंट है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको किस कंडीशन में देंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द पॉलिसी मैच्योर्स बाय डेथ, दूसरा द पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड, तीसरा द लाइफ पॉलिसी इज विदड्रॉन बिफोर इट्स मैच्योरिटी, और चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करा लीजिएगा, जब आप उसे पहले ही मतलब एक हिसाब से कैंसिल करा के अपना पैसा वापस लेने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पे आपको जो पैसा मिलेगा वो उसको कहेंगे हम सरेंडर वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है हमारा एवरेज क्लॉज इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज इंसर्टेड इन ऑर्डर टू चेक मेनली। जो एवरेज क्लॉज है ना, एवरेज क्लॉज का मतलब अंडर इंश्योरेंस क्लॉज, तो इसको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंसर्ट किया गया ताकि मेनली क्या चेक किया जा सके। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ओवर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन बोथ ओवर इंश्योरेंस एंड अंडर इंश्योरेंस, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे सर अंडर इंश्योरेंस तो यहां पे भी दिया, अंडर इंश्योरेंस तो होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। देखिए समझिएगा, एवरेज क्लॉज जो है ये बेसिकली फायर इंश्योरेंस में जो दिया जाता है, तो एवरेज क्लॉज के लिए आपने ये पढ़ा होगा कि बेसिकली बिजनेसमैन के लिए जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पे गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको खुद वैल्यू नहीं मालूम, तो एवरेज क्लॉज से ये चीज पता चल जाती है कि जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है। कहीं उन्होंने ओवर इंश्योरेंस तो नहीं करवा लिया ज्यादा बोल करके, कहीं अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है। तो ये क्लॉज इसीलिए डाला गया ताकि ये पता चल सके कि ओवर इंश्योरेंस का मतलब समझिएगा कि गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज है, तो उन्होंने 150 तो नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ा करके तो इंश्योरेंस नहीं करा लिया। तो ये समझने के लिए एवरेज इंश्योरेंस का जो क्लॉज है वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में है। बहुत सारी ऐसी मशीनरीज फैक्ट्री में होती है जो मार्केट में नहीं मिलती है, वो बड़े बड़े इंजीनियर्स जाकर के उसे बनाते हैं जिस हिसाब से जरूरत होती है। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो एवरेज इंश्योरेंस का जो क्लॉज डाला गया है वहीं से वैल्यूएशन किया जाता है ताकि कहीं ओवर इंश्योरेंस तो नहीं है या अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फायर इंश्योरेंस अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है हमारा एक्स मॉर्गेजेस सर्टेन प्रॉपर्टी विथ वाई। एक्स ने क्या किया, वाई को कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। मैं एक्स हूं, मैंने वाई को जाकर के अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, ठीक है। हु हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होगा फिर? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओनली एक्स, दूसरा ओनली वाई, तीसरा बोथ एक्स एंड वाई, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी किसके पास है, वाई के पास है, तो मेरा तो एक हिसाब से इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी वाई के पास है। तो वाई को जब मुझसे, क्योंकि मैंने मॉर्गेज किया तो भैया पैसा लिया होगा ना मैंने, तो मैं जब, तो वो मेरी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा मेरी प्रॉपर्टी में, क्योंकि अगर मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा तो मैं उसको कोई पैसा देने वाला नहीं हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली वाई का होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, मैंने मॉर्गेज किया तो मालिक अभी वो बन करके बैठा है, वो बचा करके रखे। अगर उसने उसे खराब कर दिया या नुकसान पहुंच गया तो मैं तो पैसे वापस करूंगा नहीं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका है, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस
इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस सब्जेक्ट मैटर। इन चारों में से कौन सा इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे जब लॉस हो रहा होता है ना, उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना अनिवार्य है, जरूरी है, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, ये यहां पे जब पॉलिसी लेने जाते हैं तो तभी होता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दीज भी गलत हो गया। ठीक है, अब बच गया फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। तो देखिए फायर इंश्योरेंस की बात करें तो फायर इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने के समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और लॉस के समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैरीन इंश्योरेंस में बात लिखी गई है कि लॉस होने के टाइम ही आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सवाल यही पूछा जा रहा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है हमारा, अनलेस द मैरीन पॉलिसी अदरवाइज प्रोवाइड्स इंश्योरर इज लाइबल। ठीक है, इन्होंने बोला अनलेस द मरीन पॉलिसी अदरवाइज प्रोवाइड्स, वी हैव फोर ऑप्शन। इंश्योरर इज लाइबल इफ, ये इफ होगा, इफ अ लॉस इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर। दूसरा, इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय द पेरिल अगेंस्ट इंश्योर्ड अगेंस्ट। तीसरा, इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी लीकेज एंड ब्रेकेज। और चौथा, इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय इनहेरेंट नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल यही पूछा जा रहा था कि इंश्योरर तब तक आपको पैसे नहीं देगा जब तक, ऑप्शन बी, इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट। ठीक है, इंश्योरर तभी लाइबल होगा जब आपने जिस पेरिल के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है, अदरवाइज ही इज नॉट लाइबल। तो इन्होंने यही सवाल पूछा है, इंश्योरर इज लाइबल इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट अनलेस द मरीन इंश्योरेंस अदरवाइज प्रोवाइड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेंस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो इंश्योरेंस टेक्निक है ना, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पूलिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन कॉम्पनसेशन अदर्स, तीसरा ऑप्शन हेल्पिंग अदर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंश्योरेंस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे पूलिंग की जाती है, जितने भी इंश्योर्ड होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो जो भी प्रीमियम देते हैं वो एक पूल में जाकर के इकट्ठा होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक अकाउंट में जाकर के या एक पर्टिकुलर फंड में जाकर के इकट्ठा होता है। तो दिस इज पूलिंग सिस्टम। ठीक है, जितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, इंश्योर्ड हैं, उन्होंने जो भी प्रीमियम जमा किया तो ये पूलिंग हो गया, और यहीं से अगर किसी को लॉस होता है तो यहीं से पैसा निकाल करके दिया जाता है। किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई इंश्योरर अपनी जेब से 1 रुपए नहीं देता। वो कहां से पैसा देगा? ये पूलिंग किए हुए पैसे से। ठीक है, एक जगह इकट्ठा किए गए प्रीमियम के पैसे से वो कॉम्पनसेशन भरता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट व्हेन। एक पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होगा, कब, किस सिचुएशन में होगा? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, its loss does not affect him। दूसरा, its existence benefits him। तीसरा, its loss benefits him। चौथा, none of these। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, a person has insurable interest in a subject when its existence benefits him। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी होगा जब वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, अदरवाइज वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। और आप उसका क्यों आप इंश्योरेंस कराओगे? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारी दुकान हो गई, हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें वहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तभी इंश्योरेंस कराएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है हमारा, री इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस। सवाल पूछ रहे हैं, री इंश्योरेंस किसके बीच में इंश्योरेंस है? बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू कंपनीज, बिटवीन कंपनी एंड पर्सन, नन ऑफ दीज। तो री इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस बिटवीन टू कंपनीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक इंश्योरर दूसरे इंश्योरर से इंश्योरेंस कराता है अपने किसी भी एक इंश्योर्ड के लिए, तो दैट पार्टली या फुल्ली, तो इट इज
इंश्योरेंस बिटवीन टू कंपनीज री इंश्योरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन है हमारा लॉयड्स एसोसिएशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, इंश्योरेंस की शुरुआती दिनों में लॉयड्स एसोसिएशन बहुत बड़ी कंपनी थी और इन्होंने ही इंश्योरेंस की शुरुआत की, और जो आंसर है ना उसी फील्ड में इन्होंने इंश्योरेंस की शुरुआत की थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है, लॉयड एसोसिएशन इज रिलेटेड टू मैरीन इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में बोला जा रहा है कि व्हेन अ शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डेंजर इट इज कॉल्ड। जब कोई शिप किसी भी डेंजर के अगेंस्ट इंश्योर्ड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कार्गो इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन हल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हल इंश्योरेंस। जब शिप को इंश्योर्ड किया जाता है तो उसे हल इंश्योरेंस कहते हैं। और मैरीन इंश्योरेंस के 3 पार्ट हैं, फ्रीट इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और हल इंश्योरेंस। ठीक है, तो हल इंश्योरेंस मतलब शिप इंश्योरेंस। तो सवाल यही पूछ रहे हैं, व्हेन अ शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डेंजर इट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, हल इंश्योरेंस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है हमारा अ पॉलिसी कवरिंग रिस्क फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर टू द पोर्ट ऑफ अराइवल इज कॉल्ड। उस पॉलिसी का नाम बताइए जहां पे पॉलिसी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पूरी तरीके से कवर्ड है। मतलब अगर कोई समुद्र का जहाज केरला से जा रहा है, एक पोर्ट से जा रहा है, और वो जा रहा है, कहां जा रहा है, मान लीजिए दूसरा कौन सा, श्रीलंका जा रहा है। ठीक है, तो केरला के पोर्ट से श्रीलंका का जो पोर्ट होगा, इनके बीच में जो कवर है पूरा का पूरा, इस रिस्क, इस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा वोएज पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है मिक्स्ड पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है वैल्यूड पॉलिसी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वोएज पॉलिसी। वोएज पॉलिसी आप जानते हैं, समुद्र की जो जर्नी होती है इसे वोएज कंसिडर करते हैं। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाना है इस सेमी वोएज, और घूम करके वापस जहां से शुरू किया था वहीं आ जाना इज अ कंप्लीट वोएज। ठीक है, मतलब अगर इंडिया से श्रीलंका गया तो सेमी वोएज हुआ, और घूम करके वापस इंडिया ही आ गया तो दिस इज कंप्लीट सी जर्नी, जिसे हम वोएज बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन है हमारा when the value of insurance policy is not decided at the time of taking up of a policy it is called। जब हम पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं और उस समय अगर हम पॉलिसी की वैल्यू तय नहीं करते, डिसाइड नहीं करते, तो उस पॉलिसी को क्या कंसिडर करते हैं? ऐसी पॉलिसी होती है, और बेसिकली मैरीन इंश्योरेंस में ऐसी पॉलिसी हमें देखने को मिली है, जो भी हमने पढ़ा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला फायर इंश्योरेंस में भी है, बिल्कुल है फायर इंश्योरेंस में, बेसिकली मैरीन में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मिक्स्ड पॉलिसी, दूसरा है फ्लोटिंग पॉलिसी, तीसरा है अनवैल्यूड पॉलिसी और चौथा है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनवैल्यूड पॉलिसी। अनवैल्यूड पॉलिसी का एक और नाम दिया गया है जो हमने पढ़ा है, दैट इज वैल्यूएबल पॉलिसी। एक होता है वैल्यूड पॉलिसी, एक होता है वैल्यूएबल पॉलिसी। तो वैल्यूड पॉलिसी आपने पहले ही उसकी वैल्यू तय कर ली, तो दैट इज वैल्यूड पॉलिसी। और वैल्यूएबल पॉलिसी जब लॉस होगा तो हम वैल्यू करेंगे बाद में, जिसे अनवैल्यूड पॉलिसी भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन है हमारा जनता पॉलिसी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जनता पॉलिसी किस साल शुरू हुई थी? ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, और किस साल शुरू हुई थी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1957, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन 1967 और चौथा ऑप्शन 2011। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनता पॉलिसी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, आजादी के 10 साल बाद, ऑप्शन ए 1957। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कवर्स थेफ्ट। चोरी किस इंश्योरेंस कवर में कवर होती है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस में, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस में, तीसरा ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस में और चौथा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कवर्स थेफ्ट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कवर्स डेथ। कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी डेथ कवर करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है फायर इंश्योरेंस, तीसरा है जनरल इंश्योरेंस और चौथा है मैरीन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कवर्स रिस्क इन सी ट्रैवल।
कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है रिस्क जो समुद्र सी ट्रैवल में जो किया जाता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, तीसरा जनरल इंश्योरेंस और चौथा मैरीन इंश्योरेंस। तो आपको मालूम है सी ट्रैवल है तो क्या होगा? मैरीन इंश्योरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ फायर? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, तीसरा जनरल इंश्योरेंस, चौथा मैरीन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फायर इंश्योरेंस। तो भैया फायर का रिस्क फायर इंश्योरेंस ही कवर करेगा ना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 75 इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ इंश्योरेंस? इनमें से कौन से इंश्योरेंस के बेनिफिशियरीज हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडिविजुअल, दूसरा बिजनेस, तीसरा सोसाइटी और चौथा ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इंडिविजुअल को भी फायदा, बिजनेस को भी फायदा, सोसाइटी को भी फायदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला हो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, हैव अ गुड डे।